नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में एक कदम बढ़ा दिया गया है। सरकार ने ड्राफ्टिंग कमेटी के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। ड्राफ्टिंग कमेटी का स्वरूप कैसा है ये भी आपको बताते हैं। रंजना देसाई को चेयरमैन बनाया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज है। प्रमोद कोहली कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे हैं। इसके अलावा प्रमोद कोहली सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। शत्रुघ्न सिंह भी सदस्य बनाए गए हैं, जो पूर्व मुख्य सचिव उत्तराखंड है। इसके अलावा मनु गौड़ को भी सदस्य बनाया गया है, जो अध्यक्ष टैक्स पेयर एसोसिएशन है। सुरेखा डंगवाल को सदस्य बनाया गया है, वे दून विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। इसके अलावा उत्तराखंड इस कानून के लिए काम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। ये कमेटी यूसीसी कानून बनाने के लिए ड्राफ्ट तैयार करेगी। अजीत सिंह राठी हमारे ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजीत जी, बड़ी बात ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पहले भी बातचीत हुई थी, चुनावों से पहले इसका जिक्र हुआ था, लेकिन चुनावों के बाद अब इसको अमली जामा पहनाने की तैयारी कर ली जा रही है। ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, पूरा अच्छे से समझाइए। देखिए गुंजन, अभी चूंकि जैसा अभी आपने बताया कि आज़ाद भारत का पहला राज्य होगा उत्तराखंड, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन करके उसकी अधिसूचना जारी करके एक पहला कदम बढ़ा दिया गया है। और ज़्यादातर लोग और जो ख़ास तौर पर जो संविधान में रुचि रखते हैं, राजनीतिक मामलों में रुचि रखते हैं, वो जानते होंगे कि गोवा में इससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। लेकिन उसको हम इसलिए अपने साथ कंपेरिजन नहीं कर सकते उसका, क्योंकि वो आज़ाद भारत का यूसीसी नहीं है। वो ब्रिटानिया हुकूमत के समय का कानून वहाँ पर लागू है गोवा में। जब वहाँ पर जब विदेशी ताकतों की हुकूमत थी, तब का उनका अपना है, जो पुर्तगाली सरकारें थी, जो भी वहाँ समय समय पर जिस तरह का भी शासन रहा है। उत्तराखंड में आज़ाद भारत का ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए आज एक विधिवत एक सूचना हो गई है, एक शुरुआत हो गई है। और ये असाधारण कार्य के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वाकई अब एक बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ एक कही थी, जिसको लोग हिंदू मुस्लिम के चश्मे से भी देखते हैं, वो उस अपनी बात पर कायम रहे। और उन्होंने उस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए आज जिस कमेटी के गठन को हरी झंडी देकर अधिसूचना जारी करवाई है, वो वाकई यहाँ पर मील का पत्थर साबित होगी, अगर उसमें निष्पक्ष भाव और जनता के अनुरूप और जनता के हितों के अनुरूप काम किया गया। इस कमेटी पर आप गौर करेंगे तो लगता है कि लेकिन समिति के जो सदस्य बनाए गए हैं उनके बारे में भी जानकारी दें, जो चेयरमैन बनाए गए हैं उनके बारे में भी जानकारी दें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसे अभी मैं बता ही रहा था कि जो भी इसमें चेयरपर्सन और मेंबर हैं, वाकई उनका काफ़ी एक खासा परीक्षण करने के बाद उनको इस कमेटी में रखा गया है। रंजना देसाई विधि क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, सुप्रीम कोर्ट में जज रही हैं, और उनका एक बड़ा विधि के क्षेत्र में नाम है। वो सुप्रीम कोर्ट का जज वैसे ही संवैधानिक पद होता है, और इस देश में हम उस शख्सियत को बहुत ही अलग तरह से देखते हैं। उसके बाद नंबर आता है मुख्य सचिव रहे, उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव रहे हैं शत्रुघ्न सिंह, और यहाँ पर वो मुख्य सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं। और इससे पहले उनका जो एक बड़ा ओहदा था, वो पीएमओ में प्रधानमंत्री के अपर सचिव रहे हैं मनमोहन सिंह के। इसके अलावा जॉइंट कैबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार, एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार, और तमाम बड़े पद पर। और इनका एक और विशेषता है कि जब अयोध्या विवाद चल रहा था, तब ये फैजाबाद के कमिश्नर रहते हुए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दूत के तौर पर काम करते थे। प्रदीप कोहली जो दिल्ली और सिक्किम हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं, उनका भी विधि के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा खासा नाम है। मनु गौड़ का नंबर आता है, तो मनु गौड़ टैक्स पेयर एसोसिएशन भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो अवेयर करते हैं पब्लिक को, लोगों को, खास तौर पर कर देने वाले मतदाताओं को वो करते हैं कि आपके अधिकार क्या हैं, जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगा। सरकारों को समय समय पर ड्राफ्ट बनाकर देते हैं, परामर्श देते हैं। उन्होंने एक बिल भी ड्राफ्ट किया था, जिसको प्राइवेट मेंबर बिल की हैसियत से लोकसभा में रखा गया था। वो जनसंख्या नियंत्रण पर लगातार काम करते हैं, टैक्स पेयर को जागरूक करने का काम करते रहते हैं। फिर सुरेखा डंगवाल, जो देहरादून यूनिवर्सिटी, जो दून यूनिवर्सिटी जिसका नाम है दून विश्वविद्यालय, उसकी कुलपति हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में उनको बहुत ही मतलब अच्छे नज़रिए से, अच्छे दृष्टिकोण से देखा जाता है। उनका नाम काफ़ी सम्मान से लिया जाता है। तो ये जो चेयरपर्सन समेत 5 लोग इसमें रखे गए हैं, इनका अपना अपना वजूद है, अपना आधार है, अपनी काम करने की पृष्ठभूमि है, और निरंतर काम करने की, और एक विशेषज्ञ होने के नाते विशेषज्ञ बनने की और अग्रसर होने की जो एक इनकी कहानी है, इनके साथ साथ चल रही है।
तो ये एक बड़ा काम है गुंजन वाकई। और आज़ाद भारत का पहला राज्य उत्तराखंड, जिसमें पुष्कर सिंह धामी ने एक घोषणा की, और वो घोषणा भी उस तरह की घोषणा है, एक ऐसा कानून बनना है जिस पर देश भर में लगातार जो लोग संविधान विशेषज्ञ हैं, जो कानून के विशेषज्ञ हैं, कानूनों के ज्ञाता हैं, वो कल सवाल उठाएंगे भी, समर्थन भी करेंगे। एक ऐसी बहस कल से पूरे देश भर में हो सकता है छिड़ जाए कि ये कानून अच्छा होगा या बुरा होगा। लेकिन अगर आप धर्म के चश्मे से किसी को देखेंगे तो एक बहुत बड़ी दिक्कत राज्य की उन्नति में भी आती है, देश की उन्नति में भी आती है। जी, इसी को लेकर मैं आपकी बात को लेकर ही आगे बढ़ाते हुए सवाल पूछना चाहूंगी। उत्तराखंड जैसे राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड के आ जाने से कितनी बड़ी सहूलियत जनता को होगी, और चुनावों से पहले, क्योंकि 24 का चुनाव भी है और चंपावत का भी रण भी है, हालांकि बहुत ज्यादा उसके मायने अभी है नहीं, मुख्यमंत्री बेशक मैदान में है, लेकिन क्या इसके मायने निकाले जाएं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आ जाने से उत्तराखंड जैसे राज्य में कितना बड़ा अंतर आएगा, कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, राजनीतिक तौर पर भी समझाइएगा। गुंजन, देखिए, सभी धर्मों के अपने अपने कानून हैं। ये हमारा देश ऐसा है, संविधान जहां पर धर्म की बहुत ज़बरदस्त स्वतंत्रता देता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, मुस्लिम लॉ है, मोमडन लॉ है, और पर्सनल लॉ हैं, तमाम तरह के मुस्लिमों के लॉ हैं जिनसे मुस्लिमों से संबंधित शादी, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार के फैसले तय होते हैं। इसी तरह से हिंदू मैरिज एक्ट और सक्सेशन एक्ट 1872, ये सारे हिंदुओं के लिए हैं कि उत्तराधिकार की लड़ाई होगी, शादी की बात होगी, तलाक की बात होगी, विरासत की बात होगी, संपत्ति की बात होगी, बंटवारे की बात होगी, तो इन कानूनों से वहाँ अदालत में उसी हिसाब से मुकदमे चलेंगे, उसी हिसाब से न्याय होगा। लेकिन जब समान नागरिक संहिता, जिसको हम यूसीसी शॉर्ट में कह रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर जब जिस दिन ये लागू होगा तो आप ये समझिए कि जो धर्म से जुड़े हुए जितने भी कानून हैं, और किसी भी धर्म से, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई हो, सिख हो, जितने भी कानून होंगे इस राज्य की परिधि में, जितने भी कानून धर्म से संबंधित होंगे, वो निष्प्रभावी हो जाएंगे जिस दिन ये कानून विधानसभा में पारित होगा। तो ये यानी एक ही कानून सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए एक कानून होगा जो हर किसी पर लागू होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात करेंगे चंपावत के रण की। चंपावत सीट पर 31 मई को होने जा रहे उपचुनाव के मतदान के लिए राजनीतिक दलों के दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। मतदान में अब कुछ दिन ही बचे हैं, ऐसे में दिग्गजों में प्रचार की कमान संभाल ली है। भाजपा की तरफ से खुद मुख्यमंत्री मैदान में है। मुख्यमंत्री कैसा है? चंपावत सीट पर 31 मई को उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए उत्तराखंड के दो बड़े दल भाजपा और कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति का चक्रव्यूह रच चुके हैं। चंपावत सीट पर चुनाव प्रचार और तूफानी होने जा रहा है। उपचुनाव के लिए मतदान में अब महज 3 दिनों का वक्त बाकी है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के तमाम दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। भाजपा की तरफ से खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने निर्मला गहतोड़ी को टिकट दिया है। चुनाव प्रचार की कमान खुद मुख्यमंत्री ने संभाल रखी है, और तो वहीं सीएम धामी के साथ साथ पूरी कैबिनेट मोर्चे पर तैनात है। अगले 3 दिनों तक खुद सीएम धामी और कैबिनेट के कई मंत्री भी चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए आपको नजर आएंगे। एबीपी गंगा के लिए चंपावत से अनुज की रिपोर्ट। तो चंपावत सीट पर 31 मई को उपचुनाव होना है। खुद मुख्यमंत्री मैदान में है, जिनके लिए अब चुनाव प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल चंपावत में सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। योगी आदित्यनाथ कल सुबह 11 बजे टनकपुर पहुंचेंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चंपावत के चक्रव्यूह से पहले चुनाव प्रचार जोरों पर है और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए। योगी आदित्यनाथ कल सुबह 11 बजे टनकपुर पहुंच जाएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार करेंगे। जी का उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, यहीं के मूल निवासी हैं, यहीं के रहने वाले हैं, यहीं उनका जन्म हुआ, यहीं पढ़े हैं, तो निश्चित रूप से उनके आने का एक विशेष प्रभाव पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ की जनता तो प्यार करती है, लेकिन उत्तराखंड की जनता उनसे बहुत प्यार करती है। और वो टनकपुर बनबसा अपना कार्यक्रम दे रहे हैं मोदी हमारे पुष्कर धामी जी के समर्थन में, तो निश्चित रूप से उसका बड़ा लाभ पार्टी को। किस तारीख को? 28 तारीख को उनका आना है।
चंपावत में सीएम पुष्कर सिंह धामी का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सीएम धामी के चुनाव प्रचार के लिए भाजपा के दिग्गज भी डटे हुए हैं। चंपावत सीट पर हो रहे उपचुनाव में अब मुख्यमंत्री का चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता जोश में नजर आए। मुख्यमंत्री का रोड शो है, इसलिए कार्यकर्ताओं का जोश भी देखते बन रहा था। सीएम धामी के लिए चुनाव प्रचार में भाजपा के कई दिग्गज उतर आए हैं। मुख्यमंत्री को विधायक बनाना है। यहाँ का जो कांग्रेसी और दूसरा वोट था, उन्होंने भी जनहित में निर्णय लिया है। अब जनहित क्या है? पहाड़ में जो विकास की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है और स्थापना विकास की आवश्यकता है, मुख्यमंत्री पूरा कर सकते हैं। बनाए हैं, जनसलाह बढ़ रहा है और धामी जी के प्रति कहीं प्रचार करने की भी आज ऐसी आवश्यकता नहीं है। लोग खुद ही अपने जोश खरोश से एक मुखिया यहाँ के नेतृत्व करने के लिए मिला है, तो बहुत खुशी की बात है। और ये सभी रिकॉर्ड इस बार टूटने हुए हैं। धामी जी के लिए सभी लोगों ने जी जान लगा रखी है। हाथ में भाजपा के झंडे बैनर लेकर चल रहे कार्यकर्ता उत्साहित हैं। लेकिन धामी चंपावत सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं की खुशी और बढ़ गई है। रोड शो के जरिए सीएम धामी ने विपक्षियों को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। एबीपी गंगा के लिए चंपावत से अनुज शर्मा की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा के दौरान जवान देवदूत बनकर लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें केदारनाथ से भी सामने आई, जहां पर कुछ जवानों ने मुश्किल में फंसे यात्रियों को रेस्क्यू किया। चारधाम यात्रा पर एनडीआरएफ के जवान देवदूत की भूमिका निभा रहे हैं। पैदल यात्रा पर जहां भी यात्रियों के सामने मुश्किल आ रही है, एनडीआरएफ के जवान मदद के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें केदारनाथ पैदल मार्ग की हैं, जहां पर एनडीआरएफ के जवान एक यात्री को रेस्क्यू कर रहे हैं। टाइट कर ले, कुल्ली के टाइट कर ले। पीछे हो जा, मत पीछे हो जा, हट जा वहां से। रुक जा, आराम से रुक जा। एनडीआरएफ के साथ ही पुलिस के जवान भी मोर्चा संभाले हुए हैं। इस तस्वीर में देखिए, एक तीर्थ यात्री को पुलिस जवान अपनी पीठ पर उठाकर सुरक्षित स्थान पर लेकर आ रहे हैं। केदारनाथ धाम पर आए एक दंपत्ति के बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसे एनडीआरएफ टीम ने मेडिकल रिलीफ कैंप तक पहुंचाया। यात्रा के अलग अलग पड़ावों पर इसी तरह से रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पुलिस जवान अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रियों को मदद पहुंचा रहे हैं। सही मायने में मुसीबत में फंसे यात्रियों के ये असली देवदूत यही हैं। इनके समय से पहुंचने पर कितने लोगों को वक्त पर मदद मिल रही है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। अगर आप भी चारधाम यात्रा पर जाना चाहते हैं और गंगोत्री, यमुनोत्री या केदारनाथ के दर्शन करने जाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप रुक जाइए, क्योंकि यात्रा के लिए पंजीकरण 3 जून तक फुल हो चुके हैं। दरअसल चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं की भीड़ के बाद पंजीकरण व्यवस्था लागू की गई। अब सिर्फ वही यात्री चारधाम में दर्शन कर सकते हैं जिनका पंजीकरण हो। इसके लिए जरूरी है कि आपका पंजीकरण हो, आप उसी दिन यात्रा करें और बगैर पंजीकरण के यात्रा पर जाने की इजाजत भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा पर फैली अव्यवस्थाओं को लेकर एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। चारधाम यात्रा मार्गों पर खच्चरों की मौत मामले पर शासन ने एक्शन लिया है। ये खबर भी आपको बताएंगे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। और उसके लिए कमेटी बनाएंगे। आज हमने वो कमेटी बना दी है और कमेटी जल्दी ही ड्राफ्ट तैयार करेगी और ड्राफ्ट तैयार होने के बाद हम उसको लागू करेंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, ये आपने सुना। उन्होंने कहा कि कमेटी हमने तय कर दी है, उसके बाद जो भी कुछ होगा उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा पर फैली अव्यवस्थाओं को लेकर
एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें, पशुपालन सचिव की तरफ से निर्देश जारी हुए हैं कि एक खच्चर से एक दिन में एक ही बार यात्रा कराई जाए। पशुपालन सचिव की तरफ से डीएम के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। जब हमको ये सूचना मिली कि वहाँ पर मृत्यु ज़्यादा संख्या में हो रहे करके, कचरों की मृत्यु हो रहे करके, इसलिए हमने 3 अतिरिक्त टीम्स वहाँ पर भेजे गए हैं, बहुत यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के लिए है। और हमने जिला प्रशासन से एक आदेश भी भेजा है कि वहाँ पर एक खच्चर सिर्फ एक ही ट्रिप करे दिन में और ज़्यादा ट्रिप्स ना करे। बहुत बड़ी खबर की करेंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब रुड़की के धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को धीमी आवाज में बजाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसी को लेकर पुलिस ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश के बारे में बताया गया। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर पुलिस का सहयोग किया जाएगा। रखनी है तो उसमें एक बार जजमेंट को विस्तार में पढ़ के फिर सबके लिए गाइडलाइंस इसमें जारी हो जाएंगी। इसमें थाने के लिए जारी कर देंगे। एक हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग बैठेगी सारे जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं उनके साथ, एंड आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं ऑर्डर देख लेता हूँ, लेकिन जहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन जो इतना मैंने पढ़ा है वो तो सभी के लिए है। वो इसमें जल्दी से जल्दी संवाद किया जाएगा। एक बार जजमेंट मेरे पास आ जाए, लेट मी रीड द जजमेंट, और इसमें जल्दी से जल्दी हम मीटिंग करें। उसी हुक्म का पालन कराने के लिए प्रशासन यहाँ पर आया, इसने मीटिंग यहाँ पर रखी और हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। मुसलमानों का तो हमेशा रवैया ये रहा कि वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आता है उसका पालन करता है, और अगर खिलाफ शरअ कोई बात होती है तो उसकी अपील अपनी दायर करता है। तो इन्होंने आवाज़ कम करने का हुक्म यहाँ पर जारी किया है, तो इंशाअल्लाह इसका हम पालन करने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यूपी के राज्य मंत्री सुनील भराला हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान ज्ञानवापी को लेकर उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी से प्रतीत होता है कि वहां पर मंदिर था, जिससे मंदिर का दावा मजबूत होता है। ज्ञानवापी कोई मुस्लिम नाम है क्या? ये नाम ही हिंदू है, तो ज्ञानवापी का मतलब है कि वो हिंदुओं की धरोहर है वहाँ। और निश्चित रूप से जिसे फुआरा बता रहे हैं, वो भगवान शंकर जी के शिवलिंग का जो जल अभिषेक होता है वो एक स्थान है। तो वहाँ पुराणों में भी सब जगह आने वाला है वो, और जो कोर्ट निर्णय करेगा उसका हमें मान्य होगा। लेकिन जो देश की सोच है और देश के नागरिकों की सोच है, सनातन हिंदू की सोच है, तो भगवान शंकर जी काशी विश्वनाथ के पास मस्जिद होने का सवाल ही नहीं। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का दावा सही साबित हुआ है। दरअसल खानपुर सीट से बसपा प्रत्याशी रहे रविंद्र पनियाला ने उमेश कुमार उनके खिलाफ विधानसभा में याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि उमेश कुमार खानपुर से निर्दलीय चुनाव लड़े थे और ऐसे में वे किसी पार्टी का सदस्य कैसे बन सकते हैं। मगर उत्तराखंड जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास चंद्र चौहान ने कहा कि उमेश कुमार उत्तराखंड जनता पार्टी के सदस्य ही नहीं है, ना ही उनकी पार्टी से कोई लेना देना है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले उनके सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया था। कुछ लोगों ने गलत प्रचार करके समझ लिया कि उमेश कुमार उत्तराखंड जनता पार्टी के सदस्य बन गए हैं। उत्तराखंड जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो पार्टी पहले से ही पंजीकृत हो, उत्तराखंड जनता पार्टी 2021 से ही अस्तित्व में है, तो जो पार्टी पहले से ही पंजीकृत हो उसको कोई व्यक्ति कैसे बना सकता है। दूसरी बात, श्री उमेश कुमार जी ने कभी उत्तराखंड जनता पार्टी की सदस्यता नहीं ली और ना ही उन्होंने उत्तराखंड जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। ये सारी बात एक कार्यक्रम को लेकर है, जिसमें अप्रैल माह में हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें जब श्री उमेश कुमार जी चुनाव जीत कर आए तो उनके सम्मान में हमने कार्यक्रम रखा, और उस कार्यक्रम में इतनी अत्यधिक भीड़ थी कि जो सही संवाद था वो प्रचारित ना होकर के यह प्रचारित हो गया कि उत्तराखंड जनता पार्टी श्री उमेश कुमार ने बनाई है। यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में गरज रहा है बुलडोजर। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। रुद्रपुर में एक हत्या आरोपी के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। मौके पर कोई विवाद ना हो, इसके लिए प्रशासन पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद रहा। ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं रुद्रपुर से। हत्या आरोपी का अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया है। बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर भी चली है। वहीं टिहरी में भूमाफिया इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि उन्होंने सड़क बनाने के लिए अवैध रूप से पेड़ों को काट दिया है। मामला नरेंद्र नगर का है। नरेंद्र नगर रानी पोखरी रोड पर कुछ लोगों ने जमीन खरीदी थी। जमीन तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं थी,
इसलिए इन दबंगों ने वन विभाग से इजाजत के बगैर ही करीब 140 मीटर जमीन पर सड़क बना डाली और उसके लिए सैकड़ों पेड़ों की बलि भी चढ़ा दी। वन विभाग फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। मामला हमारे संज्ञान में आया था कि रानी पुखरी मोटर मार्ग पर किसी ने अपने पर्सनल लैंड में जाने के लिए वन विभाग की भूमि से एक रोड कटान का कार्य किया है और हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस रोड को उसी समय रुकवा दिया गया। मतलब जितना हुआ था उसके बाद नहीं हुआ है। अभी भी आप देख सकते हैं कि वो रोड उनके किसी काम की नहीं है क्योंकि वो उनके लैंड तक नहीं पहुंची है। दूसरा, हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना पुलिस में हमने एक थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। हमारे वहाँ के संबंधित अनुभाग अधिकारी ने, श्री बुद्धिराम जोशी ने, वहाँ पे पुलिस में FIR दर्ज करवाई है और कठोर से कठोर कार्रवाई करने का हमारा प्रयास है। आगे बढ़ते उत्तरकाशी में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में हंगामा हो गया। महज 2 मिनट तक मीटिंग चली, उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष समेत 13 सदस्यों ने बोर्ड बैठक का बहिष्कार कर दिया और CDO ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। जिला पंचायत सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप भी लगाया है।